बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। राज न्यूज़ के खुसूसी विलाग कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँचे और कराची के ताजिरों से उन्होंने बातचीत की। बहुत सारे मसाइल पर बातचीत हुई। इसमें महंगी बिजली और कराची के ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हमें अफसोस ये हुआ कि आरिफ हबीब साहब जो एक बड़े अच्छे ताजिर हैं और मुल्क की मईशत में उनकी कंपनी का बड़ा हिस्सा है, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी हमें उनसे तवक्को नहीं थी। वो कहते हैं, मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलता है? तो मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये मशवरा दिया कि वो भारत और इमरान खान दोनों से हाथ मिलाएं। बात यह है कि न इमरान खान हाथ मिलाने को तैयार है न भारत। तो पाकिस्तान क्या जबरदस्ती उनके सामने झुक जाए, जबरन उनके सामने झुक जाए? और क्या ये नहीं हम सोच सकते कि इमरान खान जो हैं वो उनका किरदार 9 मई के बाद से कितना मशकूक है? तो उस मामले में आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं? बात इमरान खान के किरदार की है, इस बात की नहीं कि उनके हामी कितने हैं और उन्होंने कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ये जो शख्सियत का सहर होता है ये बहुत बुरा होता है। शख्सियत परस्ती बराबर है, मसावी है बुत परस्ती के। इन्होंने मशवरा दिया कि भारत और इमरान खान दोनों से हाथ मिला लें, जबकि भारत पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसने ईरान और अफ़गानिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और जब इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने पहली बार जवाबी हमला किया इन ममालिक पर, जिसके बाद से मामलात जो हैं तकरीबन सुधर रहे हैं। ईरान के सदर इसी वजह से मामलात को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए और वो तजारत, वो जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए बातचीत हुई कि उसको एक टैक्स नेट में लाया जाए। वरना इससे पहले जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर ईरान जो है मुसलसल धमकियां दे रहा था कि $6 अरब का हर्जाना करवाएंगे, फला इतने $1 अरब का हर्जाना करवाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि पहले अमरीकी पाबंदियां तो हटवाओ। ईरान की जो धमकियां थी वो भारत की शय पर थी। इसलिए ये मशवरा देना कि भारत से हाथ मिलाओ, ये खुद एक गद्दारी के मुतरादिफ मशवरा लगता है। ये कोई ढंग का मशवरा नहीं है, क्योंकि भारत खुद हाथ नहीं मिलाना चाहता। भारत उन मसाइल को हल ही नहीं करना चाहता जो जड़ हैं इनकी। ईरानी सदर आए, उन्होंने बहुत सारे मौजूदात पर बात की, फ़लस्तीन के ऊपर भी बातचीत की कि फ़लस्तीन के मामले पर ये। लेकिन जो पाकिस्तान का अपना मसला है और वो मुल्क जहां हिंदुस्तान मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, उस मसले का ईरानी सदर ने जिक्र तक नहीं किया, मसले कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, भारत में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम का नाम तक नहीं लिया ईरानी सदर ने। क्यों? भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, उसने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है कि कश्मीर जो है वो उसका हिस्सा, बल्कि उसको जो जुल्म सितम हो रहा है और कश्मीरियों को उनका हक़ राय दे दिया जाए, उसके बारे में किया गया। और वो भूल गए
कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। और क्लिप मुलाजा फरमाइए, मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में क्या कह रहे हैं। सारी दुनिया इस पर थू थू कर रही है, लेकिन ईरानी सदर ने इसकी अभी तक मजम्मत नहीं की है। भारतीय वजीर आज़म के इस बयान की तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। जरा बयान तो और सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। उनके अपने मुल्क में अपोजिशन जमातें उसकी मजम्मत कर रही हैं। अब आरिफ हबीब जैसे ताजिरों के मशवरे पर यह सोचना पड़ता है कि उनकी दिमागी सेहत ठीक है या नहीं, या फिर इमरान खान को वो पैगंबर समझ रहे हैं इस खातून की तरह जो ये रुकने कौमी असम्बली है पीटीआई के खाते में या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खाते में। तो इस वक्त जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, पीटीआई के साथ खड़ा होगा, जीत उसी की होगी। ये शायद लंबा गजवा हो या छोटा गजवा हो, क्वेश्चन इसके पाकिस्तान ने जीतना है। जो ये कह रही है कि इमरान खान गजवा लड़ रहे हैं, गजवा वो जिहाद है जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद शरीक हुए थे। और तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं या तो अंधे हो चुके हैं कि वो जोश अकीदत में अपने ईमान को खो बैठे हैं और इमरान खान को पैगंबर के दर्जे पर फायज कर रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक औरत जो रुकने कौमी असम्बली तो बन सकती है, उसे ये नहीं मालूम कि गजवा क्या होता है। उसने दानिस्ता तौर पर इमरान खान की इस बगावत को जो उसने 9 मई को की थी गजवे का नाम दिया है। आप गौर कीजिए इसके शाखसाने कहाँ जाके मिलते हैं। तो इमरान खान को पैगंबर के दर्जे पर लाया जा रहा है और आरिफ हबीब साहब वही उसी मुहिम का हिस्सा है। चंद दिन पहले उसने ये बात कही, फिर आरिफ हबीब साहब ने ये बात कही वज़ीर आज़म के सामने। लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या इमरान खान भी हाथ मिलाने को तैयार है? उसने तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब आपको मैं बताता हूं कि पीटीआई जो है मुफाहमत का कोई रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहती। ये जो रऊफ हसन है, जो ब्यूरोक्रेट है साबिक, बड़ा अवामी नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इमरान खान को मरवा देना चाहता है, उसको जेल में सड़वा देना चाहता है। सियासत में मुफाहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौक़िफ़ से, उनके सियासी उसूलों से, उनके सियासी फ़ैसलों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो मुफाहमत का और बातचीत का दरवाज़ा खुला रखते हैं। और उसी रास्ते से वो आज तहरीक इंसाफ के साथ पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई रास्ता नहीं खुला रखा, वो वहीं गए और वहीं के होके रह गए। तहरीक इंसाफ से अगर शहबाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने और किसी और ने भी मुफाहमत की तो वो अपनी मौत को दावत देंगे, क्योंकि ये जमात कराची में जमात इस्लामी को खा चुकी है। जमात इस्लामी जिसके हिस्से में मेयरशिप आने वाली थी, उसको धोखा दिया पीटीआई ने और अमीर जमात इस्लामी ने अपनी तमाम सीटें पीटीआई की झोली में डाल दी। तो रऊफ हसन ने यह कहा कि इमरान खान कोई मुफाहमत नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत उसी वक्त होगी जब तक ये लोग सीटें ना छोड़ दें।
उनका ये कहना है कि इन्होंने डाका डाला है, मैंडेट पे डाका डाला है। तो बातचीत किस बात पर होगी? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत अपनी गर्दन काट के आपकी गोद में रख दे। ये तो आपका मफरूदा है कि आपका मैंडेट चुराया गया है। पीटीआई का मफरूदा है, मफरूदे पर यह बात नहीं हुई। तो वाज़ेह हो गया जनाब आरिफ हबीब साहब, ये मालूम हो गया है कि आपने पीटीआई में इतनी बड़ी सरमायाकारी की थी कि उसको 9 मई का वाक़या करने के लिए पूरे मुल्क में एक साथ कई हसास मकामात पर उन्होंने हमले किए पूरे मुल्क में। तो इसके लिए सरमायाकारी कहीं से तो आई होगी, और जिसका सरमाया डूबता है उसी को तकलीफ भी होती है। तो यकीनन आपका सरमाया डूबा होगा, और जिस शख्स को आप पैगंबर के दर्जे पर ला के खड़ा कर रहे हैं और जिसके लिए अपने ईमान का भी सौदा कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इमरान खान जितने दिन भी जेल में रहेंगे उनकी मकबूलियत कम होती चली जाएगी और वो नाकाम रहेंगे। तो मैंने बताया ना कि आरिफ हबीब साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान को रिहा करवाया जाए, किसी न किसी तरीके से बातचीत की जाए उनसे, उनको इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है, इक़्तिदार में अगर उनको हिस्सा दिया भी गया तो फिर क्या होगा? इससे पहले भी वो इक़्तिदार उनको मिला था। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, आरिफ हबीब साहब भूल गए। एक ताजिर होते हुए भूल गए। फिलवक्त तो उन्हें अपने उस सरमाए का सदमा है जो उन्होंने पीटीआई में लगाया था और जिसे 9 मई के वाक़े ने ज़ाया कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि आरिफ हबीब साहब क्या 9 मई के वाक़यात में सरमायाकारी कर चुके थे? उन्हें भारत और इमरान खान के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? वो दोनों खुद कोई मफाहमत नहीं चाहते, कोई सियासी मुल्क में अपने अलावा किसी सियासी जमात को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जमात इस्लामी ने उनका जबरन साथ दिया, खुद रज़ाकाराना तौर पर, उसको भी उन्होंने लात मार के फेंक दिया। कोई उसको कौमी असम्बली में आने ही नहीं दिया। तो ये सोच लें कि ऐसी आमिराना पार्टी के साथ बातचीत नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ अगर ये करेंगे तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, बल्कि कुल्हाड़ी के तेज धार हिस्से पर अपना पाँव रख देंगे। ये मुमकिन नहीं है। ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने उसके साथ मुफाहमत की, बातचीत की, तो उनका सियासी कैरियर तबाह है, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी। इमरान खान को जेल से निकालने का जो है मंसूबा, वो कोई अच्छा मंसूबा नहीं है। जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ इमरान खान बोलते रहे, आज उसी अमेरिका की मदद तलब कर रहे हैं। शायद आरिफ हबीब साहब के मुतालबे के पीछे भी यही अमेरिका हो। तो गौर करना पड़ेगा हमें। अब हम याद करते हैं इमरान खान के दौर की लूट मार। मीडिया पर सबसे पहला सवाल आया। बहुत से मीडिया हाउसेस जो है ना, वो इमरान खान की हिमायत में बड़े रतबुल लिसान हो रहे हैं। जिस चैनल पर ये इंटरव्यू नशर हुआ है शानदाना का, वो भी अब बोलने लगा है इमरान खान को की रिहाई के लिए। तो इससे भी मामला मशकूक होता है कि पीछे से कोई डोर हिला रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया पर सवाल आया, मीडिया में लोग बरतरफ किए गए, तनख्वाहें नहीं मिली, सारे चैनल्स जो हैं वो सवाल पजीर हुए, अखबारात बंद हुए, अखबारात के ऊपर सवाल हुआ। और ये बात उस वक्त के वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा कि 10 साल के अंदर ये सारे अखबारात और चैनल बंद हो जाएंगे। तो किसी गैरतमंद को ये अकल नहीं आई कि उसी वक्त उसके मुंह पे उसको जवाब दे देता कि तुम्हारा और काम क्या हो सकता है,
तुम तो फाशिस्ट हो। फाशिस्तों ही का काम होता है कि मीडिया की आवाज़ बंद करें, गला घोंटें, और ये हुआ, अमलन किया उन्होंने। सोशल मीडिया के नाम पर, सोशल मीडिया सहाफ़त नहीं है। हम मजबूरन इस चैनल पर आए हैं कि इसलिए कि हमारे लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन सोशल मीडिया सहाफ़त नहीं है, या मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया जाता, हमारी बातों को सुनने वाले नहीं हैं, और हम ये कंट्रोल्ड है, ये मीडिया भी कंट्रोल्ड है, और ये इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो बात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, वो बात जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, वो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, लेकिन वो जो बात पाकिस्तान के हक़ में हो, वो बात जो इस्लाम के हक़ में हो, उसे दबाया जाता है, फहाशी को फैलाया जाता है और नेक बातों को दबाया जाता है। तो इमरान खान के दौर में रुपए की कदर तेज़ी से कम हुई, कर्ज़ों की तादाद बढ़ी। इस मुख्तसर से अरसे में, 3-3.5 साल के अरसे में 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, और फवाद चौधरी की धमकी भी काम करती रही। कोरोना के लिए जो इमदाद मिली, जो रकम मिली, वो पीटीआई के लीडर की अय्याशियों में खर्च की गई। जो तोहफे मिले वो बेच दिए गए, जो भैंसें थी वज़ीर आज़म हाउस में वो बेची गई, जो गाड़ियां थी वज़ीर आज़म हाउस में वो बेची गई। वो तो आपके सामने अलल ऐलान है। तो भाई सब कुछ बेच बाच के पाकिस्तान को खोखला करने के लिए आए थे। उस वक्त किसी ने नहीं समझा। मुल्क जो आईएमएफ के चुंगल से निकल आया था, एक बार फिर उसे आईएमएफ के चुंगल में दिया गया, और फिर जो महंगाई का तूफान आया वो नहीं रुक सका। जब इमरान खान से उस वक्त कहा गया कि महंगाई का तूफान आ रहा है और शहबाज शरीफ से मुफाहमत कर लें, मामलात को ठीक कर लें, तो कह लेंगे महंगाई शहबाज शरीफ कैसे कम कर देगा, कैसे कम कर देगा महंगाई, महंगाई तो आलमी मामला है। और जब शहबाज शरीफ के हाथ में इक़्तिदार आया तो कह लेंगे कि शहबाज शरीफ ने महंगाई की है। तो अपने किरदार पर नज़र डालें, या तो पहले बात गलत कही थी या अब बात गलत कही है। तो बात यह है कि जो सिलसिला आपने किया था, मुल्क को जिस नहज पर पहुंचाया था जनाब आरिफ हबीब साहब, याद करें, इस शख्स ने, आप उसको दोबारा लाना चाहते हैं मैदान में, उसको कोई सज़ा नहीं देना चाहते, और जो लोगों के ईमान का भी दुश्मन है, जो सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, इसको नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। अल्लाह ताला की इबादत के बाद ये दुआ मांगा कि हमें सिरात मुस्तकीम पर डाल, और उन लोगों के सिरात रास्ते पर जिन पर तेरा रहम और करम है। तो तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में इस कदर अंधे न हो जाएं कि जनाब आप जो हैं वो सब कुछ अपना बेच डालें। आज सिर्फ इतना ही, इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना मुमकिन हो लोगों तक पहुंचाइए। आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ हो, चाहे वो हमारे हक़ में हो। हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन गुजारिश यही है कि ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कीजिए जिससे लोगों को आपके अच्छे ख़ानदान के होने का पता चले। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।